हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे थे और हमने कल देखा था इतिहास की कुछ परिभाषाएं कि इतिहास के बारे में क्या क्या कहा गया विद्वानों के द्वारा। और आज हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास जब लिखा गया तो उसे लिखने की क्या क्या पद्धति रही, है ना। कौन कौन सी वो टेक्निक थी, कौन कौन सी वो पद्धतियाँ थीं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने के क्या क्या तरीके रहे, किस किस पैटर्न के आधार पर, किस टेक्निक के आधार पर किस विद्वान ने किस तरीके से रचना की है। उदाहरण के तौर पे जब हम बातचीत करेंगे जैसे गारसा दत्तासी, या फिर हम बात करेंगे शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या मिश्र बंधु विनोद, या मिश्र बंधुओं की बात करेंगे, शिव सिंह सेंगर की बात करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि इन सभी विद्वानों ने आखिर किस तरीके से अपने इतिहास लेखन जो किया है हिंदी साहित्य का, उसको किस आधार पर, है ना, उसके किस टेक्निक को यानी किस पद्धति को अपनाया है जब इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ना। तो उसी के बारे में आज बातचीत करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो इतिहास लेखन की जो पद्धति हैं उसमें पहली पद्धति की जो बात आएगी वो आती है वर्णानुक्रम पद्धति। क्या मतलब है ना। इतिहास जो लिखा गया, पहला इतिहास लिखने का जो प्रयास किया गया है वो इस तरीके के आधार बनाकर इतिहास लिखने का प्रयास हुआ हिंदी में। तो वर्णानुक्रम, अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो हम इसको वर्ण कर सकते हैं अलग और प्लस इसको अनुक्रम कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है ना, क्योंकि आ और आ मिलके दीर्घा में परिवर्तित हो रहे हैं, हमने संधि भी पढ़ी है तो वहाँ वही बात। तो ये वर्णानुक्रम जो पद्धति है ये क्या है, अगर हम इसको सामान्य तौर पे बस इतना ही समझ लें, इसको अलग अलग कर दें कि वर्ण धन अनुक्रम। तो वर्ण का मतलब क्या है, अब वर्ण तो हमारे जैसे आ है, आ ई, है ना, बड़ी जो इस तरीके से हमारे ये चलते रहते हैं, क ख, ये क्या है, ये हमारे वर्ण हैं। अब ये जो वर्ण है इनका क्या है, अनुक्रम, अनु माने पीछे, क्रम माने लगातार। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, अनुक्रम का मतलब होता है पीछे पीछे या लगातार चलते रहना। तो अब वर्ण के पीछे पीछे का मतलब क्या हुआ, यानी इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे आते चले जाएंगे। जैसे एक के बाद दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर हम ये बिल्कुल यही समझ सकते हैं कि आ के बाद बड़ा आएगा, फिर ई, बड़े आ के बाद ई आएगी, फिर उसके बाद बड़ी ई आएगी, फिर उसका ऊ आएगा, ऐसे करके ये क्रम चलता रहेगा, है ना। तो ये जो क्रम चल रहा है इसी को हम कह रहे हैं वर्णानुक्रम, कि वर्ण के आधार पर, उसी क्रम के आधार पर ठीक है, तो वर्णानुक्रम, पहले तो हम इस बात को समझ गए कि वर्णानुक्रम का मतलब क्या है ना। पद्धति का मतलब एक पैटर्न है, एक तरीका है लिखने का। ठीक है,
तो ये हमें समझ में आ गया ना, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोच पा रहा हूँ कि ये हमें इतना समझ आना चाहिए कि वर्णानुक्रम का मतलब क्या है। पहले तो हमें सिर्फ इतना ही शब्द समझना है कि ये वर्णानुक्रम क्या है। वर्णानुक्रम का मतलब यही हुआ कि वर्णों, जो वर्णमाला हमारी होती है आ से लेके ज्ञा तक की जो हमारी वर्णमाला है, इस वर्णमाला में जो वर्णों का अनुक्रम है, वर्णों का जो क्रम है आ के साथ, जैसे ये पूरा क्रम है, इसी के आधार पर हम रचनाकारों का क्या करते हैं, परिचय देते हैं। क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने कहा कबीर, ठीक है, कबीर जो है हमारे एक कवि हैं, यानी कबीर और रसखान, है ना, और तुलसी, और इसके बाद हम रखते हैं कोई नए कवि, अरुण कमल को, जैसे अभी नई बिल्कुल समकालीन कविता में अरुण कमल, ठीक है। अभी हमारा 4 कवि हैं। तो ये पद्धति क्या कहती है, वर्णानुक्रम पद्धति, कि अब जैसे जन्म के आधार पर देखा जाए तो कबीर सबसे पुराने ठहरते हैं। भाई क्रम तो ये होना चाहिए कि कबीर का सबसे पहले जन्म हुआ, कबीर ने सबसे पहले कविता लिखी है, तो कबीर के बारे में बात होनी चाहिए पहले। मगर ये वर्णानुक्रम पद्धति जो क्या करती है, वो कबीर पे बात नहीं करेगी, वो सबसे पहले किस पे करेगी, अरुण कमल पे बात करेगी। तो इस इतिहास में पहला नाम किसका मिलेगा, अरुण कमल पर। अब सोचिए अरुण कमल कहाँ 1950 के बाद 70 के बाद साठोत्तरी कविता समकालीन कविता में कविता कर रहे हैं, और कबीर कहाँ आदिकाल के कवि हैं। मगर कोई जब इस आधार पर, इस पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास करेगा, तो वो पहले अरुण कमल को लेगा सबसे पहले, और अब देखिए उसके बाद में फिर का आएगा तो फिर कबीर को लेंगे, है ना, फिर ता आएगा, फिर तुलसी को लेंगे, और रसखान तो सबसे पीछे चले गए, है ना, सबसे बाद में रसखान मिलेंगे हमें। तो ये क्रम जो है, इस तरीके से इतिहास लिखने का प्रयास किया जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हम पढ़ते हैं तो आदिकाल से शुरू होता है वो, लेकिन अगर ये पद्धति अपनाई गई होती आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तो फिर अरुण कमल मिलते हैं हमें उनकी पहले, सबसे पहले देखने को। आ से मतलब जो भी आ से शुरू होने वाले कवि हैं वो सब हमें सबसे पहले दिखाई देते। यही है वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इस पद्धति की, तो ये पद्धति जो है, एक तो इसकी खास बात यह है कि ये सबसे प्राचीन पद्धति है, ठीक है। सबसे पहले इसी आधार पर लिखने का प्रयास किया गया, तो प्राचीन पद्धति होगी सबसे पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जब हम कोई डिक्शनरी देखते हैं, है ना, जब हम सब कोई शब्दकोश देखते हैं, तो शब्दकोश कैसा होता है, डिक्शनरी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है ना, ए से शुरू होता है, बी से फिर सी डी, ये वाला क्रम होता है ना डिक्शनरी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्णानुक्रम पद्धति जो होती है, ये बिल्कुल शब्दकोश की तरह होती है ना, शब्दकोश की तरह, यानी डिक्शनरी की तरह होती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, समस्या इसकी ये है कि इसे हम साइंटिफिक नहीं मानते, इसको हम अवैज्ञानिक पद्धति कहते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, ये अवैज्ञानिक पद्धति है ना, अवैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए इसका महत्व नहीं है। ये जो पद्धति है इसे अवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक कह लीजिए, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान भी कुछ नहीं है, और इसमें वैज्ञानिक जो क्रम होना चाहिए, जो सही तरीका होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। ये इसकी समस्या है। इतना याद रखना है, वर्णानुक्रम पद्धति कि वर्ण से शुरू होती है, शब्दकोश की तरह होती है, सबसे प्राचीन है। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास इसी पद्धति के आधार पर किया गया था। किसने किया था फिर, जब हमने इतनी बात की है तो आपको तुरंत अनुमान हो जाना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया है वो तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। गारसा दत्तासी ये हमारे पहले इतिहासकार है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। क्या लिखा था उनका जो ग्रंथ है, इस्तवार द ला लिटरेतर, क्योंकि फ्रेंच भाषा है, लिटरेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी,
ये इनके उस ग्रंथ का नाम है, गारसा दा तासी का। इस्तबार दाला लितर हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा का ही शब्द है गारसा दासा। और ये पहला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। और किस पद्धति पे लिखा गया है? ये वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा गया है। इस पद्धति को आधार बनाकर लिखा गया है, यानी इसमें आ से शुरू होने वाले कवियों के नाम सबसे पहले आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसकी, इस इतिहास की आपको ये याद रख सकते हैं कि एंदुई का मतलब क्या है? एंदुई का मतलब है हिंदू। ठीक है। और हिंदू का मतलब यहां हो गया हिंदी से। ठीक है। और हिंदुस्तानी मतलब वो जो उर्दू थी, यानी मुस्लिमों की जो भाषा थी, उसको उर्दू को हिंदुस्तानी कहने का प्रयास किया है इन्होंने। ठीक है। तो ये उस लिटरेचर को लिख रहे हैं जो हिंदुओं का, यानी हिंदी का और उर्दू का दोनों का रूप है। तो इन्होंने कहा है, तो इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के कवियों को अपने इतिहास में जगह दी है। ठीक है। इस पे जब हम आगे बातचीत करेंगे तो थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे कि इसमें क्या है, किस तरीके से चीज़ें हैं, इस इतिहास की क्या समस्याएं हैं, है ना। इस पे थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। ये तब करेंगे जब हम इतिहासों के ऊपर बातचीत करेंगे कि किसने किस तरीके से चीज़ें लिखी हैं। तो पहली रचना तो वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर गारसा दा तासी की हो गई। दूसरी रचना कौन सी है इसी आधार पर? वो है शिव सिंह सेंगर। इन्होंने भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जिसे बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं। वो क्या है? शिव सिंह सरोज। ये वो इतिहास है ना। जब भी हम कोई रचना का नाम लिखते हैं तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब भी रचना का नाम लिखा जाएगा उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करें। ठीक है। शिव सिंह सरोज, ये जो इतिहास है ये भी किस पद्धति पे लिखा गया है? ये भी आपका वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है। इसी पद्धति का प्रयोग आपको यहाँ भी दिखाई देगा। तो हमें वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर कौन से क्या ग्रंथ प्राप्त हुए? इतिहास के दो प्राप्त होते हैं, एक गारसा दा तासी का इस्तबादा लिटरेचर हिंदुस्तानी, और दूसरा जो है हमारा शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है इतिहास है, वो हमें वर्णानुक्रम पद्धति पर उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। तो यही हमारे वर्णानुक्रम पद्धति है। ठीक है, इतिहास लिखने की। दूसरी पद्धति क्या है? अगर आप इसे वर्ण धन अनुक्रम करके तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा आराम से। और बस दो इतिहास लिखे गए इस आधार पर, शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, और गारसा दा तासी का इस्तबाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है। अब दूसरी पद्धति हम देखते हैं, यानी वो पहली पद्धति हो गई। दूसरी होती है काल क्रम अनुसार। काल, इसको हम संधि अलग अलग करके नहीं तो मिला के लिखते हैं, कालानुक्रम, है ना। तो अगर हम इसको भी तोड़ेंगे, कालानुक्रम पद्धति, वही तरीका है। इसको भी अलग करेंगे तो काल धन अनुक्रम। ठीक है। अब यहाँ काल, वहां तो वर्ण था, यहाँ काल है, तो इसका मतलब समय से हो गया, काल से, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहां हम हमेशा रचनाकार जो होते हैं, रचनाकारों के जन्म के आधार पर किसका कब जन्म हुआ है, इस आधार पर हम इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है। यही हमारा एक सबसे ज्यादा फोकस यानी केंद्र बिंदु होता है कि हम रचनाकारों के जन्म के आधार पर इस प्रकार का ग्रंथ लिखने की, इस प्रकार का इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं इसके बारे में? तो आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम याद रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो रचना है इनकी,
द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है, ये रचना, ये जो इतिहास है, ये आपका कालक्रम अनुसार जो पद्धति है उसी के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा कर लिखा गया है? मिस्र बंधु विनोद, जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया मिस्र बंधु विनोद, ये जो इतिहास है ये भी हमारा कालक्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया है, ठीक है। जैसा आप सब जानते हैं, ये मिस्र बंधु कौन थे? ये 3 भाई थे, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं में कौन नहीं थे। तो 3 भाई हैं। एक तो हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं इनके श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है, और तीसरा नाम है सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना। तो ये जो 3 भाई हैं इन्हीं को कहा जाता है मिस्र बंधु। इन तीनों ने मिलकर एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसका नाम था मिस्र बंधु विनोद, है ना, इस नाम से। तो ये भी जो है आपका कालक्रमानुसार पद्धति के आधार पर ही लिखा गया है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तीसरी पद्धति के बाद 2 पद्धतियां हो गई। तीसरी पद्धति क्या है? तीसरी पद्धति को कहते हैं हम वैज्ञानिक पद्धति। तो तीसरी पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति का क्या मतलब है? तो हम इस पद्धति में जब हम इतिहास लिखते हैं तो एक तो ये होता है कि इस पद्धति में सही क्रम क्या है, हम जन्म के आधार पर ही चीज़ों को देखते हैं, है ना। दूसरा, ये तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात यह है कि ये उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं साहित्य में, उन प्रवृत्तियों का भी क्या करता है, ये विश्लेषण करता है ना। प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण इस वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर हम आदिकाल की कोई रचना पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियां थीं उस समय के जब साहित्य लिखा जा रहा था, इसका पूरे ध्यान रखा जाता है इस पद्धति के अंतर्गत, है ना। फिर क्या दूसरा, पहला तो हम प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान देते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। दूसरा, हम वैज्ञानिक पद्धति में जब इतिहास लिखते हैं तो उसके आधार पर हम ये भी देखते हैं कि जिस समय का हम इतिहास लिख रहे हैं उसमें भाषा का विकास क्रम कैसा रहा,
यानी भाषा पर भी ध्यान दिया जाता है ना। उसके विकास पर, भाषा का जो विकास है उस पे भी जो है ध्यान दिया जाता है, उस क्रम को ध्यान में रखा जाता है कि भाषा का विकास कैसे हो रहा था युग में, है ना। इसको भी आधार बनाकर विवेचन किया जाता है, उस पर भी दृष्टिपात किया जाता है, ताकि उन सारी चीज़ों को समझा जा सके कि प्रवृत्तियाँ कैसी थी उस युग की भाषा कैसी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है जब हम वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखते हैं, प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, और भाषा का विकास किस तरीके से हो रहा है हम इस पे भी जो है ध्यान रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो है ना। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो रचनाकार है, जिस रचना के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उस रचनाकार जो रचनाकार है उस पर ये जिस समय में रह रहा है उस समय का इस पर प्रभाव है कि नहीं। यानी रचनाकार पर युग की, अपनी युग की युगीन परिस्थितियां ना, अपनी उसकी जो रचनाकार पर युगीन परिस्थितियां जो होती हैं उनका प्रभाव कितना है, वो अपने समय से कितना प्रभावित है, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। यानी रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव क्या रहा ना, इस बात को भी जो है हम इस पद्धति के अंतर्गत ध्यान देते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में कितनी सारी बातें निकल के आ रही हैं कि हम उस समय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, भाषा का ध्यान रखते हैं कि भाषा का विकास क्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को भी ध्यान रखते हैं। जब ये सारी चीज़ें जब मिलके आती हैं किसी इतिहास में, तो हम ये कहते हैं कि इस इतिहास में जिस पद्धति को अपनाया गया है वो वैज्ञानिक पद्धति है। और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कौन सा इतिहास लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम नहीं लेना, है ना। क्योंकि अक्सर गलती यही सोचते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया होगा, मगर नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पे नहीं लिखा गया है, वो दूसरी पद्धति पे है, वो भी बताएंगे, विधेयवादी पद्धति उसको कहते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य में जो इतिहास, पहला इतिहास किसी ने लिखा है तो वो लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। क्या नाम है इनके इतिहास का? इनका नाम ही है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इनकी रचना का ही नाम है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक पद्धति को जो आधार बनाया गया है वो गणपति चंद्र गुप्त ने पहली बार इतिहास लेखन की परंपरा में इस पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यही रचना है वैज्ञानिक पद्धति पर लिखी गई गणपति चंद्र गुप्त की। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि वैज्ञानिक पद्धति में हम कौन कौन चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं, भाषा के विकास क्रम का ध्यान रखते हैं, और रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका भी ध्यान रखते हैं। और इस आधार पर जो इतिहास हिंदी साहित्य में लिखा गया वो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से। ये पहला ऐसा इतिहास है जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो 3 पद्धतियां हमने पढ़ी अब तक इतिहास लेखन की। पहली थी हमारी वर्णानुक्रम, दूसरी थी कालक्रमानुसार, और तीसरी जो थी हमारी वैज्ञानिक। अब चौथी पद्धति जो बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है वो कौन सी है? वो है विधेयवादी पद्धति, है ना। ये वो पद्धति है जिसके आधार पर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इसके प्रथम प्रयोक्ता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। विधेयवाद क्या है, ये कल हमने भी डिस्कस किया था कि विधेयवाद में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, कि तर्क पे ध्यान रखते हैं पहले तो हम, है ना। गणितीय क्रम होता है, गणित का आधार एक सिस्टमेटिक क्रम होता है लिखने का। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो जो परिस्थितियां हैं, वो जो क्षण है, वो जो युग है ना। और विधेयवादी पद्धति किससे हासिल की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने कल भी बात की थी। तेन, ये जो फ्रेंच विद्वान थे इतिहासकार, ये जो तेन, इन्होंने विधेयवादी पद्धति का इंट्रोड्यूस किया था। ये लिख रहे थे तेन, एडोल्फ तेन, एडोल्फ टेन जो नाम था उनका पूरा, फ्रेंच के थे, फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच विद्वान थे। तो इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया था और इसी पद्धति का अनुसरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हिंदी साहित्य में। तो हम कल तेन महोदय के बारे में जब भी पढ़ रहे थे तो हमने कल भी जाना था कि विधेय का मतलब क्या है, कि एक प्रकार से तर्क के आधार पर, सिस्टमैटिक गणितीय तरीके पर जब हम किसी रचना को उस तरीके से इतिहास को लिखते हैं। तो तेन ने इतिहास लिखने की परंपरा, और उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत विशेष जोर दिया था। अगर आपको याद हो कि पहली बात की थी जाति, है ना। फिर बात की थी उन्होंने वातावरण, है, और फिर क्षण की बात की थी। ये 3 शब्द आपको याद होने चाहिए थे, यानी क्षण को हम समय भी कह सकते हैं, उस समय का। तो इन तीनों की बात की थी। और ये तीनों किससे रिलेटेड होंगे? ये तर्क पे आधारित होंगे, है ना। इनका एक कोई गणितीय क्रम एक प्रकार से कह सकते हैं। और तीसरा हम ऐन्द्रिक अनुभव, ये भी हमने कल याद कीजिए, इन 3 चीज़ों की भी बात की थी। ऐन्द्रिक अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम अपने अनुभवों से किस तरीके से चीज़ को देख रहे हैं। जो हमारी 5 सेंस है, उन इंद्रियों के माध्यम से जो हमें अनुभव होता है। तो तर्क हो गया, एक क्रम होगा गणितीय, एक ऐन्द्रिक अनुभव हो गया। 3 चीज़ों की बात की थी, जाति, वातावरण और क्षण, है ना। ये तेन का सिद्धांत था विधेयवादी, इसी को आधार बनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विधेयवाद का मतलब भी हमने कल समझ लिया था ना। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय की जाति, उस समय का जो जाति से मतलब होता है एक समूह विशेष, कोई भी समूह हो सकता है। जाति मतलब कोई धर्म या जो जात पात हमारे समाज में पाई जाती है, उससे मतलब नहीं है। जाति मतलब जैसे हम भारतीय एक जाति हैं, जैसे हिंदी एक जाति है पूरी, है ना। जैसे चाइनीज जो भाषा है, चाइनीज एक जाति है ना, पूरी एक नस्ल है वो, जिन्हें हम कहते हैं ना। जैसे अफ्रीका भी एक जाति है, अफ्रीकन्स, है ना, रेड इंडियंस। उस तरीके से आर्यस जो आए थे, आर्य लोग थे, वो भी एक जाति है। द्रविड़ भी एक जाति है। इस तरीके के जाति, उस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे देखें ब्रॉड तरीके से, यानी थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में हमको इनको बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जाति को, तभी हम इसको समझ पाएंगे। क्योंकि ये जाति वो नहीं है जो हमारे समाज में जात पात पाई जाती है, उससे मतलब नहीं है इसका। ठीक है। तो विधेयवादी पद्धति का पहला प्रयोग आप हिंदी में किसने किया था, ये आपको याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रचना है। क्या किया जाता है इसमें? जो रचनाकार होता है, यानी जो कवि हैं, तो रचनाकारों का परिचय हम कैसे देते हैं? उनके जन्म के आधार पर, कि कब उनका जन्म हुआ है, इस आधार को बनाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो जाति है, वो जो समय है, उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी रहीं, इसका विश्लेषण करते हैं हम, है ना। फिर हम ये भी देखते हैं कि एक कवि अगर कबीर हैं, दूसरे तुलसी हैं, तो इनका हम थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन भी देखते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, है ना। तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है 2 कवियों के बीच में, है ना। या 2 कवियों के नहीं तो 2 युग के बीच में भी कर सकते हैं, है ना। अलग अलग युग की भी तुलना कर सकते हैं, अलग अलग देश की भी तुलना कर सकते हैं, अलग अलग साहित्य के
यानी अंग्रेजी साहित्य की और हिंदी साहित्य की भी तुलना कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो रचनाकारों का परिचय हम जन्म के आधार पर कालक्रम अनुसार पद्धति के अनुसार करते हैं, इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं और हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। और यही कहा जाता है हिंदी साहित्य में जो सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है ना, इसी को माना गया। इसीलिए कहा गया कि ये जो पद्धति है ये बहुत ही व्यापक है, स्पष्ट है, पूरी तरीके से कवियों पे, रचनाओं पर भी फोकस करती है। रचनाकार से ज़्यादा रचनाओं पर भी उसका ध्यान रहता है कि रचनाओं में क्या है। रचनाओं के माध्यम से रचनाकार का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है कि उसकी रचनाएं कैसी हैं। तो और पूरी विकास प्रक्रिया को समझाती है कि जो हमारा साहित्य है उसकी विकास प्रक्रिया कैसी रही। विकास प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि वो किस तरीके से आगे बढ़ा। जैसे आदिकाल में अगर हम देखें तो अपभ्रंश भाषा दिखाई देती है ना। भाषा के तौर पर हम अपभ्रंश भाषा की बात कर सकते हैं, है ना। हम ये देख सकते हैं कि इसमें प्रवृत्तियां, दरबारी कवि, यहाँ पे भाट कवि हमें दिखाई देते हैं, है ना। राजा महाराजाओं की प्रशंसा दिखाई देती है, युद्ध की बात की जाती है। तो वो पूरा विकास क्रम, फिर वहाँ से अगर हम भक्ति काल में आ जाएं तो वहाँ अलग तरीके की भाषा है ना, वहाँ का अलग तरीके। तो पूरा विकास प्रक्रिया, जो पूरा इतिहास लगातार बढ़ रहा है आगे, इसको बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से हम विधेयवादी जो पद्धति होती है उसके अंतर्गत ही समझ पाते हैं। ठीक है। तो विधेयवादी जो पद्धति है उसके आधार पर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा था, मिट नहीं रहा था। ठीक है। तो सबसे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विधेयवादी पद्धति तेन से आई थी। एडोल्फ तेन से हमने इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रकार से वहाँ से लिया है। और ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जरूर पूछी जाती है। मालूम कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। तो वहाँ पे आपको कालक्रमानुसार हो सकता है, वैज्ञानिक पद्धति मिल सकती है, विधेयवादी मिल सकती है, या कोई और आलोचनात्मक जैसी पद्धति कोई और मिल सकती है। ठीक है। तो अब हम चौथी, 4 पढ़ ली हमने। पहली थी कालक्रम, वर्णानुक्रम, फिर कालक्रमानुसार, फिर हमने पढ़ी वैज्ञानिक, फिर विधेयवादी, और हम अब 5वीं पढ़ते हैं आलोचनात्मक। आलोचनात्मक पद्धति ये भी इतिहास लिखने का एक तरीका है। इस पद्धति में क्या होता है, अब इसमें देखो जन्म तो क्रम आ ही जाएगा, वो तो अब सारी चीजें आ ही जाएंगी। इसमें सबसे मेन चीज क्या है, इस पे रचनाकार पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं पर ज्यादा फोकस किया जाता है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि इसमें रचनाकार या रचनाओं पर ज्यादा फोकस किया जाता है और रचनाओं का मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है ना। मूल्यांकन का मतलब है डिसीजन देने की, इस पर कोई निर्णय देने की कोशिश की जाती है कि ये रचना अच्छी है कि बुरी है कि नहीं है, यानी उनका मूल्यांकन करने पर जोर आपको आलोचनात्मक पद्धति में दिखाई देगा। आलोचना का मतलब ही क्या है, लोचन, लोचना, लोचन मतलब आंख, है ना। और चारों तरफ देखना, माने यानी चारों तरफ देखना, आंखों से चारों तरफ देखना, है ना। तो ये कहा जाता था कि किसी भी रचना को पूरी तरीके से चारों तरफ से उसके गुण दोषों पे बात की जाए। किसी भी रचना के गुण क्या हैं, उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, रचना को जब चारों तरफ से देखने की कोशिश की जाए, उसकी भाषा कैसी है, जब ये सब कुछ किया जाता है उसे आलोचना कहा जाता है ना। आलोचना को लोग अब थोड़े नकारात्मक शब्द के तौर पर भी ले लेते हैं, इसीलिए अब एक नया शब्द और चल चुका है, समालोचना। ये शब्द अब ज्यादा पूछा जाता है कि समालोचना, समान चारों तरफ से ऐसा देखना कि वो समान हो, यानी अच्छाइयाँ भी देखी जाएं और बुराइयां भी देखी जाएं। आलोचना का मतलब लोग ये समझने लगे थे कि रचनाओं में बुराइयां देखना।
तो इसीलिए, और ऐसा रूढ़ हो गया अर्थ, जबकि इसका कोई मतलब ऐसा नहीं था। आलोचना का मतलब यही था कि अच्छाई बुराई सारी चीज़ देखी जाए, मगर आलोचना से ये समझा जाने लगा, और ज़्यादातर आलोचकों ने काम भी ऐसा ही किया कि वो जो है रचनाओं की जो खामियां हैं, जो कमियां, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस किया गया, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसीलिए आलोचना की जगह अब हम समालोचना शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो आलोचना पद्धति का मतलब यह है कि हम किसी रचना का, रचनाकार के परिचय या उसके ज़्यादा रचनाओं के बारे में बात करते हैं और रचनाओं का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस पद्धति की खास विशेषता है, क्योंकि ये मूल्यांकन पर बल देती है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक पद्धति में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो ये मूल्यांकन पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। फिर मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मूल्यांकन भी रचना का जो शास्त्र में जो शास्त्रीय नियम हैं उनके आधार पर देखने की कोशिश की जाती है। उन शास्त्रीय नियमों के आधार पर, उन मान्यताओं के आधार पर। मान्यताओं के आधार पर क्या मतलब हुआ कि किसी रचना को जब हम, जैसे मानो कामायनी की, हम कामायनी को आधार बनाकर हम कोई ऐसा इतिहास लिख रहे हैं जो आलोचनात्मक पद्धति को अपना रहा है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कामायनी में रस कितना है ना, अलंकार कैसे हैं, ठीक है, उसमें रीति क्या है ना, यानी जो शास्त्रीय नियम हैं या शास्त्रीय मान्यताएं हैं उनके धरातल पर भी हम रचना को कसने की कोशिश करते हैं, उसका मूल्यांकन हर दृष्टि से करते हैं हम, है ना। तो शास्त्रीय नियमों के आधार पर भी हम मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आलोचनात्मक इतिहास पद्धति होती है। एक इस पे बहुत अच्छा इतिहास लिखा गया है, वो किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने। कौन सा है? नाम भी, नाम से ही पहचान लोगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आप इससे आप देख ही सकते हैं कि इसमें आलोचना आ गया, गणपति चंद्रगुप्त के में वैज्ञानिक आ गया था तो वो वैज्ञानिक पद्धति थी, यहाँ आलोचना आ रहा तो ये आलोचनात्मक पद्धति है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है, ठीक है। और वर्णानुक्रम के आधार पर आपको गारसा दत्तासी दिखाई देते हैं, शिव सिंह सेंगर दिखाई देते हैं, और कालक्रमानुसार पद्धति पे आपको जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये जो हैं आपकी कुछ 5 पद्धतियां हैं। एक पद्धति और है जो उस तरीके से भी हिंदी साहित्य लिखने की कोशिश की गई है, तो वो पद्धति कौन सी है? वो है हमारी समाजशास्त्रीय पद्धति जिसे हम कहते हैं। और ये समाजशास्त्रीय पद्धति किससे प्रभावित होगी? तो ये हमारे मार्क्सवादी विचार से। समाजशास्त्रीय पद्धति ना, ये जो पद्धति है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि रचनाओं पे या रचनाकारों पे तो बल दिया ही जाएगा, उनकी चीज़ों को तो देखा ही जाएगा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये जो रचना है ना, वो जो रचना है वो समाज से किस तरीके से प्रभावित है ना, वर्तमान अपने समय के समाज से किस हद तक जुड़ी हुई है, ये चीज देखी जाती है। दूसरा, हमें समाजशास्त्रीय जो पद्धति है उसमें ये देखते हैं कि जो रचनाकार है उसने समाज से क्या लिया है, समाज से कुछ ग्रहण किया है या नहीं, अपने समाज से कुछ ऐसी चीजें ग्रहण कर रहा है जो करने लायक है ना। तो ये समाज को केंद्र में रखती है विशेष रूप से, कि आप अपने मन की बात वो ये कहेंगे। अगर इस समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत अगर कवि सिर्फ अपना रोना रो रहा है, अपना दुख रो रहा है, तो वो कहेंगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, आप कवि हो, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो कि आप अपना ही दुख तो रोते रहोगे। आप ये बताइए कि आपने अपने समय के लोगों के दुखों को कितना इसमें इन रचनाओं के अंतर्गत लिया है।
समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आप किस तरीके से दो चार हो रहे थे, क्या आपकी रचनाओं में समाज का कोई रूप दिखाई दे रहा है उस तरीके की तो कहने का मतलब यही है कि समाज शास्त्रीय जब भी पद्धति अपनाई जाती है हिंदी इतिहास लिखने की परंपरा में, इतिहास लेखन में, तो हम रचना पर समाज किस तरीके से जुड़ी है रचना, या रचनाकार पर समाज का किस तरीके का प्रभाव है, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई विशेष रूप से ऐसा हम वो हिंदी साहित्य का इतिहास तो इसमें कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन लेख बहुत लिखे गए इस तरीके के आधार बनाकर, जैसे रामविलास शर्मा को आप ले सकते हैं ना, डॉक्टर नामवर सिंह को ले सकते हैं, या फिर आप कुछ रचनाएं मुक्तिबोध की ले सकते हैं जो लिखे गए, आलोचनात्मक जो पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इस तरीके समाजशास्त्रीय अध्ययनों को आधार बनाकर रचनाएं लिखी गई। या फिर मैनेजर पांडे को भी आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा, है ना। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा और मैनेजर पांडे, ये जो दो नाम हैं, ये आपको हिंदी साहित्य का जो दर्शन है नहीं। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, भी याद आया तो, कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो दर्शन है ना, इतिहास लिखने में किस दर्शन के सहारा लिया गया, सहारा लिया गया है। देखो एक बात तो आप समझ लीजिए, जब भी कोई रचना करता है, कोई भी कवि, कोई भी लेखक कुछ भी लिखता है, मानो जो हम यहाँ पर जो भी साथी हैं हमारे आसपास, आपके बीच में से भी अगर कोई रचना करना शुरू करे, कुछ लिखना शुरू करे, तो आप ये बताइए, लिखने के समय जब आप कुछ लिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ तो रही होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो क्या क्या हो सकता है, जैसे किसी के दिमाग में समाज हो सकता है, वो मार्क्सवाद से प्रभावित हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है। या वो जब कोई रचना कर रहा है तो वो सवर्टन इतिहासकार जैसे आजकल हम कहते हैं, यानी वो दलित या जो दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी, उस तरीके के विचार को दिमाग में रख सकता है, या स्त्रीवादी विचार को दिमाग में रख सकता है ना। कोई तो उसके दिमाग में चीज हो सकती है। या कोई थोड़ा धार्मिक हो सकता है, उसके लिए अपना धर्म थोड़ा सा हो सकता है। कोई आधुनिक हो सकता है, यानी पूंजीवादी तरीके से देख सकता है ना। तो सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मत तो रहता है, उसके दिमाग में कुछ तो चीजें रहती हैं, है ना। कोई समाजवाद से प्रभावित दिखाई देगा, मार्क्सवाद से, कोई आपको दलितों की तरह, दलितों के जीवन से या दलित जो दर्शन है उससे प्रभावित दिखाई देगा, कोई आदिवासियों की सोच से प्रभावित दिखाई देगा, कोई स्त्रियों के विचार से जो फेमिनिज्म है उससे प्रभावित दिखाई देगा, है ना। कोई पर्यावरण से प्रभावित दिखाई हो सकता है, कोई धार्मिक वृत्ति से प्रभावित हो सकता है, कोई पूंजीवादी विचार से प्रभावित हो सकता है ना। इस तरीके के जो भी विचार समाज में हो सकते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं, किसी ना किसी चीज से तो कोई ना कोई प्रभावित होगा। तो जब कोई लेखन करता है ना, तो उसमें न चाहते हुए भी उसका कुछ ना कुछ वो रूप जरूर समाहित हो जाता है, और हर कोई अपनी अपनी चीजों को स्थापित करने की कोशिश करता है। क्योंकि एक आलोचक को, कभी कभी आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में कि एक आलोचक को एक रचना बहुत अच्छी लग रही है और दूसरे आलोचक को वही रचना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या मतलब है, यानी उनका अपना अपना दृष्टिकोण है उस रचना को समझने का, है ना। ये आरोप लगते हैं। तो इस तरीके की जो समाजशास्त्रीय पद्धति है ना, तो वो तो समाज के, हम बात कर रहे थे साहित्य का दर्शन है ना, इतिहास लिखने का जो दर्शन है वो किस तरीके से काम करता है। आपको इसके लिए नलिन विलोचन शर्मा, उनकी जो पुस्तक है आप उसको देख सकते हैं, या फिर मैनेजर पांडे का समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य उनका, मैनेजर पांडे, ये दो इनकी दो रचना है, ये दो लेखक हैं, इनका आप देख सकते हैं जो लिखने का तरीका था। इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि साहित्य लिखने का आखिर दर्शन क्या है ना, उसका स्वरूप
क्या है। तो ये नलिनी विलोचन शर्मा और मैनेजर पांडे, ये दो नाम हैं, ठीक है। तो ये हमारे इतिहास लेखन की पद्धतियां थी, ठीक है। आज हम बस इतना ही करेंगे, पद्धतियां हमें समझ आ जाए। कल हम ये भी देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक स्रोत हैं, है ना। देखो, इतिहास तो हमें गारसा दत्तासी से दिखाई देता है, लेकिन इतिहास लिखने से पहले भी क्या हुआ है कि अगर हम भक्ति काल से ही देखेंगे तो हमें कुछ रचनाएं जरूर मिलती हैं जिन्हें हम इतिहास तो नहीं कह सकते सीधे सीधे, लेकिन इतिहास के कुछ उसमें फैक्ट, कुछ तथ्य हमें जरूर मिलते हैं, है ना। कुछ तथ्य मिलते हैं हमें, जिनसे हमें जानकारी मिलती है उस समय की, हमें मिलती है उस समय का साहित्यकार कौन कौन थे, उस समय कैसी कविताएं लिखी जा रही थी। तो ऐसी रचनाएं हमें जरूर मिलती है और वो हमें आदिकाल से ही मिलने लगती हैं, है ना। आदिकाल या भक्ति काल से ही हमें दिखाई देने लगती है, खासकर भक्ति काल में दिखाई देती हैं। और वो दो रचना जो आप सबने सुनी होंगी, गोकुलनाथ की, इन्होंने लिखी थी 84 वैष्णवन की वार्ता, चौरासी वैष्णवनों की वार्ता, एक तो ये रचना थी, और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये दो रचनाएं थी। दो सौ बावन ये वैष्णवन कौन है? ये वैष्णव विष्णु को मानने वाले जो भक्त कवि थे, विष्णु के जो, और विष्णु में कौन आते हैं, हम पहले भी बातचीत करते हैं, भगवान विष्णु के रूप में आपको राम, कृष्ण, ये जो इनकी आराधना पूजा करने वाले लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और शैव उनको कहा जाता है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम भक्ति काल देखते हैं तो उसमें तो वैष्णव के ही, विष्णु के ही ज्यादातर भक्त मिलते हैं, या तो राम काव्य मिलता है या तो कृष्ण काव्य मिलता है, शिव काव्य तो हमें नहीं मिलता है ना। तो शिव तो हमें नहीं दिखाई देते, शैव तो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो विष्णु को मानने वाले, उनकी आराधना पूजा करने वाले लोगों को ही वैष्णव कहा जाता है। तो वो वही वैष्णव भक्त हैं, उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, ये हमें भक्ति काल से ही रचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। और इनको हम इतिहास तो नहीं कह सकते सीधा सीधा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें उस समय के कुछ कवियों के बारे में, है ना, उस समय की कैसी कविताएं थी, उनका कुछ परिचय हमको इन रचनाओं में मिलता है। 200 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, ये जो रचना है गोकुलनाथ की, जब भक्तमाल हो गया नाभादास की, है ना। भक्तमाल किसका? नाभा दास का। ये जो रचना है भक्तमाल, ये भी है आपकी भक्तानावली है, कवि माला है, कवि रतन हजारा, बहुत सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम भी थोड़ी सी कल और बातचीत कर लेंगे। लेकिन हम फिर प्रॉपर इन रचनाओं के बारे में जानकर कि हाँ, ये इतिहास के वो ग्रंथ तो नहीं है एक स्पष्ट रूप से कि जिसमें इतिहास लिखा गया है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये ऐसी रचनाएं थी जो हमें इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध कराती हैं। क्योंकि जो 84 वैष्णवों की वार्ता है उसमें क्या लिखा गया है, और ये जो आपकी 200 वैष्णवों की वार्ता है, तो इसमें हमें उस समय के, जब ये समय में लिखी गई हैं, जैसे आपकी 200 वैष्णवों की वार्ता जो है ये लिखी गई है आपकी 1568 के आसपास ना, 1568, हाँ 1568 में, 1568 ईस्वी। और ये कौन सा समय अगर आप ध्यान दें तो ये आपका बाबर वाला समय, बाबर का शायद, हाँ बाबर का ही समय, या तो हुमायूं, हाँ सॉरी बाबर तो बहुत पहले, हुमायूं और अकबर का समय, अकबर वाला दो दौर है, ये वहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, इतिहास में। तो बाबर तो क्योंकि वो तो 1526 में ही भारत में आ गए थे, और वो तो हुमायूं भी शायद 57 में शेरशाह सूरी से जीत के हार के शायद 1557 में राजा बन गया है। तो ये वो समय है, यानी मुगल कालीन जो समय है, मुगल पीरियड है ये एक प्रकार से। तब ये 200 वैष्णवों की वार्ता उस समय में जाके लिखी जा चुकी है। और क्या लिखा गया था इसमें, तो देखिए ये जो रचना है ना, ये कविता नहीं है, एक प्रकार का थोड़ा गद्य ग्रंथ है, गद्य की तरह। किस भाषा में? ये ब्रज भाषा में लिखा गया था,
है ना। काव्य नहीं है ये, इतना ध्यान रखना, ये काव्य की तरह नहीं है, गद्य की तरह है। और इतिहास कैसे लेके जा रहे हैं, एक प्रकार से गद्य की तरह लेके गए आगे चल के, वो अलग बात है। लेकिन ये जो 200 वैष्णवों की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता है, ये एक गद्य ग्रंथ है, ब्रज भाषा में लिखा गया है ना, काव्य की तरह नहीं है, गद्य की तरह लिखा गया है। और ये है क्या कि आप जब सूरदास के जो गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जो हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, है ना, जो भक्त हैं, उनके बारे में, उनका जीवन कैसा था, है ना, कौन कहाँ गया, ऐसी कुछ जानकारी आपको 252 वैष्णवों की जो वार्ता है इस रचना में गोकुलनाथ ने दी है। तो इस प्रकार से ये हमें इतिहास ग्रंथ तो हम इनको सीधा सीधा नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि उस समय में भक्ति काल से ही हमें इतिहास के, हम इनको ये जरूर कह सकते हैं, इनको इतिहास ग्रंथ ना कहें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें साहित्य इतिहास लिखने का जो स्रोत है वो इन ग्रंथों में दिखाई देता है। इसको आधार बना के धीरे धीरे जानकारी निकाली गई थी पीछे की। ठीक है, तो आपको आज इतना ही याद रखना है। बाकी कल उन थोड़े से ग्रंथों की बात करके हम हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखे गए हैं गारसा दत्तासी द्वारा, है ना, शिव सिंह सेंगर द्वारा, मिश्र बंधुओं के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, है ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो पुरानी रचनाएं जो लिखी गई हैं, जिनको हम इतिहास तो नहीं मानते, इतिहास की जानकारी जहाँ से हमें मिलती है, उन पर भी थोड़ा सा विचार करते हुए बाकी की बात हम कल करेंगे। ठीक है।